कटियाक में हल्का मौत का एक अहम सेंटर वहाँ की खुफिया सरकारी तंजीम रेड मास्टर्स की नज़रों में आ गया है। रेड मास्टर्स के हेडक्वार्टर से हल्का मौत को इत्तला मिली है कि उस सेंटर से रेड मास्टर्स को इंतहाई अहम दस्तावेजात मिली हैं और उस सेंटर का थर्ड बॉस मिथाई जख्मी हालत में उनके कब्जे में आ गया है। चुनांचे हेडक्वार्टर से यह हिदायत जारी हुई है कि हमने रेड मास्टर्स के हेडक्वार्टर पर रेड करके वहाँ से वो दस्तावेजात उड़ानी है और अगर मिथाई जिंदा हो तो उसे वहाँ से छुड़ाना है और अगर छुड़ा ना सके तो उसे गोली मार देनी है ताकि वो रेड मास्टर्स को मजीद कुछ न बता सके। और ये काम मेरे और तुम्हारे दोनों के जिम्मे लगाया गया है। डगलस ने अपना बैग खोलकर एक फाइल निकालते हुए कहा, 0 पॉइंट से टेलिक्स पैगाम है और वहीं से मुझे यहाँ पहुँचने और तुमसे मिलने की हिदायत दी गई थी। डगलस ने फाइल खोलकर अरसलान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अरसलान ने उससे फाइल ली और फिर उसमें मौजूद कागजात को गौर से पढ़ने लगा। कागजात पढ़ने और उन पर 0 पॉइंट के चीफ के मखसूस निशानात देखने के बाद उसने मुतमईन अंदाज में फाइल बंद की और वापस डगलस की तरफ बढ़ा दी। ठीक है, मैं कटियाक जाने के लिए तैयार हूँ। हमें ज़रूरी मालूमात कौन मुहैया करेगा? अरसलान ने कहा। इस सिलसिले में इंतजामात कर दिए गए हैं। हल्का मौत की एक एजेंट सूफिया रेड मास्टर्स के हेडक्वार्टर में काम करती है। वो सारी तफसीलात हमें मुहैया करेगी। हम जब एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो वहाँ हमें ज़रूरी कागजात मिल जाएंगे। हम वहाँ की एक सुपर कंस्ट्रक्शन कंपनी के सुपरवाइजरों के रूप में जाएंगे। कटियाक एयरपोर्ट से हमें कंपनी की बस कंपनी में ले जाएगी और हम वहाँ बाकायदा काम करेंगे। इस दौरान किसी भी वक्त सोफिया की मुलाकात हमसे होगी और फिर प्रोग्राम तय करके रात को किसी भी वक्त रेड मास्टर्स के हेडक्वार्टर में घुस जाएंगे और दस्तावेजात भी निकाल लाएंगे और मिथाइस का फैसला भी हो जाएगा। उसके बाद हम वहाँ से बाकायदा तौर पर वापस आ जाएंगे। डगलस ने तफसीलात बताते हुए कहा। ओके, मैं तैयार हूँ। फरकंदा हमें एयरपोर्ट छोड़ आएगी। क्यों फरकंदा? अरसलान ने अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, कब चलना है? फरकंदा ने कहा। मेरे ख्याल में देर नहीं होनी चाहिए, डगलस ने कहा और फरकंदा सर हिलाती हुई कमरे से बाहर चली गई। इमरान ने अपनी कार होटल सिल्वर सैंड की पार्किंग में रोकी और खुद नीचे उतर आया। पिछली सीटों पर मौजूद जोसेफ और जवाना भी उसके साथ ही उतरे थे। वो दोनों अपनी मखसूस खाकी यूनिफॉर्म में थे और उनके पहलुओं से होल्स्टर लटक रहे थे। इमरान ने भी अपना मखसूस टेक्निकलर लिबास पहन रखा था और चेहरे पर हिमाकतों के गहरे तासुरात मौजूद थे। होटल के गेट से बाहर आने और अंदर जाने वाले उनको बड़ी हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। इमरान बड़े मुतमईन अंदाज में चलता हुआ गेट की तरफ बढ़ा, जबकि जोसेफ और जवाना फौजी अंदाज में उसके पीछे चल रहे थे। इमरान एक रोज़ पहले ही सागा लैंड से वापस लौटा था। उसने वहाँ डार्क क्लब के तमाम मेंबरों को जिंदा गिरफ्तार करके कर्नल फरीदी की मदद की थी। कर्नल फरीदी ने इस बात पर हैरत का इजहार भी किया था कि आखिर इमरान ने उन्हें जिंदा गिरफ्तार करने के लिए इस कदर रिस्क क्यों लिया, जबकि वो आसानी से उन्हें गोलियों से भून सकता था। तो इमरान ने उसे बताया कि वो उनसे पाकिस्तान में काम करने वाले जीविश ऑर्गेनाइजेशन के किसी ग्रोह के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहता है, इसलिए उसने उन्हें जिंदा रखना ज़्यादा बेहतर समझा और फिर वही हुआ। डार्क क्लब के बाकी मेंबर्स का तो कुछ ना पता चल सका, अलबत्ता डार्क क्लब के गंजे चीफ क्राफ्ट से उसने पाकिस्तान में जीविश ऑर्गेनाइजेशन के एक सेंटर का राज उगलवा लिया। यह सेंटर बज़ाहिर एक फलाई इदारे के तौर पर काम करता था, लेकिन दरपर्दा उसका काम जीविश ऑर्गेनाइजेशन के मकासद की तकमील थे। इस क्लब का सदर, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ताजिर था, जो दरअसल इस सेंटर का इंचार्ज था, उस ताजिर का नाम किंग मार्टिन था। किंग मार्टिन के मुतालिक यहाँ कर उसे तहकीकात के बाद जो तफसीलात मिली थी वो वाकई चौंका देने वाली थी। किंग मार्टिन ने खुफिया तौर पर जराइम पेशा अफराद का एक ग्रुप तश्कील दिया हुआ था जो हर किस्म के जराइम में मुलविस रहता था, लेकिन उनका असल काम सरकारी और फौजी अफसरान को ब्लैकमेल करके उनसे दिफाई और सरकारी राज हासिल करना था। उनका तरीक़ेकार इस कदर साइंसी और ठोस था कि इतने अरसे से काम करने के बावजूद उनके मुतालिक यहाँ पाकिस्तान में किसी को खबर न थी। किंग मार्टिन तो बज़ाहिर इन तमाम मामलात से बेताल्लुक रहता था। इस काम के लिए उसने अपने साथी और सेकंड चीफ टार्ट को इंचार्ज बनाया हुआ था। टार्ट, जिसे ज़ेर ज़मीन दुनिया में ब्लैक टार्ट के नाम से याद किया जाता था, नामी गिरामी गुंडा, खौफनाक लड़ाका और इंतहाई शफ़ाक आदमी समझा जाता था और ज़ेर ज़मीन दुनिया में उसके कारनामे से दहशत फैली हुई थी। ये मालूमात उसे टाइगर ने ही पहुंचाई थी, क्योंकि टाइगर का ताल्लुक ज़ेर ज़मीन दुनिया से रहता था और आज टाइगर की ही मारिफत
इमरान प्रिंस ऑफ ढम के रूप में ब्लैक टार्ट से एक खुसूसी मुलाकात के लिए होटल सिल्वर सैंड में जा रहा था। होटल सिल्वर सैंड के तहखाने में ब्लैक टार्ट की खुफिया कमीनगाह थी और शायद होटल सिल्वर सैंड किंग मार्टिन की ही मिल्कियत थी। हॉल में दाखिल होते ही एक तरफ खड़ा टाइगर तेजी से इमरान की तरफ बढ़ा। आप आ गए, वो आपका मुंतजिर है। मैंने उसे बताया है कि प्रिंस किसी बड़े सौदे के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। आइए मेरे साथ। टाइगर ने आगे बढ़कर इमरान से सरगोशी करते हुए कहा। हाँ, सौदा तो वाकई बहुत बड़ा है, इमरान ने मुस्कुराकर सर हिलाते हुए कहा और फिर टाइगर की रहनुमाई में एक राहदारी से गुजरकर लिफ्ट के जरिए नीचे तहखानों में पहुंच गए। एक जगह रुककर टाइगर ने बंद दरवाजे पर दस्तक दी। यस, अंदर से एक सख्सी आवाज सुनाई दी। प्रिंस तशरीफ लाए हैं, टाइगर ने ऊंची आवाज में कहा और दूसरे लम्हे दरवाजे के दरमियान से एक चौखटा सा हट गया और किसी ने बाहर झांका। दूसरे लम्हे दरवाजा खुल गया और टाइगर उन्हें लिए हुए अंदर दाखिल हुआ। इमरान ने देखा कि ये एक हॉल कमरा था जिसके दरमियान में एक दायरे की सूरत में सोफे रखे हुए थे और एक सोफे पर एक भरे भरे जिस्म और खबीज सी शक्ल वाला आदमी बैठा हुआ था। उसके बैठने के अंदाज में भी बड़ा तकब्बुर और गुरूर था। यूं लगता था जैसे वो अपने आप को मुल्क का मालिक समझ रहा हो। उसके पीछे और दाएं बाएं रखे हुए सोफों के पीछे 6 स्टैंड गनों से मुसल्ला गुंडे खड़े हुए थे। वो सब बड़ी हैरत से इमरान और उसके पीछे चलते हुए जोसेफ और जवाना को देख रहे थे। जनाब प्रिंस ऑफ ढम, टाइगर ने आगे बढ़कर इमरान का बाकायदा तारुफ कराते हुए कहा, और ये है बेताज बादशाह जनाब ब्लैक टार्ट साहब, पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इंसान। टाइगर ने बड़े मानीखेज अंदाज में ब्लैक टार्ट का तारुफ कराया। ओ, प्रिंस ऐसे ही होते हैं, अहमक से हैरत है। ब्लैक टार्ट ने बड़े नखवत भरे अंदाज में इमरान को सर से पैर तक देखते हुए कहा, और जोसेफ और जवाना दोनों की बाजुओं की मछलियां बेख्तियार तड़प उठी। अरे तो तुम हो काला टार्ट, तुम्हें तो कोई फकीर भी अपने नीचे बिछाने के लिए तैयार ना होगा और तुम इसे ताकतवर तरीन इंसान कह रहे हो। मुझे तो ये जनखा लग रहा है। इमरान ने आखिरी फिक्रा टाइगर से मुखातिब होकर कहा। तुम्हारी ये जुर्रात कि मुझे जनका कहो। ब्लैक टार्ट गुस्से से चीखता हुआ उछलकर खड़ा हो गया। बैठ जाओ, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम प्रिंस ऑफ ढम्प है, समझे। तुम्हारा किंग मार्टिन मेरे बूट चाटना फकर समझता है, इमरान ने बड़े लापरवाह से लहजे में कहा। और ब्लैक टार्ट इमरान के इस अंदाज पर उसे घूरने लग गया। उसके गुंडे साथियों ने स्टैंड गनें सीधी कर ली थी, लेकिन शायद किंग मार्टिन का नाम सुनकर ब्लैक टार्ट कुछ ढीला पड़ गया था। जनाब, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, वो काम होना चाहिए जिसकी खातिर ये मुलाकात हो रही है। टाइगर ने दरमियान में पढ़कर बीच बचाव करते हुए कहा। सुनो, 10 करोड़ डॉलर का सौदा है। क्या तुम अपने आप को इस काबिल समझते हो कि इस सौदे में फरीक बन सको? इमरान ने इस बार बराह रास्त ब्लैक टार्ट की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। 10 करोड़ डॉलर, ब्लैक टार्ट ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसका फुला हुआ सीना कुछ और पिचक गया था। हाँ, 10 करोड़ डॉलर। और सुनो, अगर तुम्हारा ताल्लुक हल्का मौत से है तो फिर यह सौदा तुमसे हो सकता है। हल्का मौत का आदमी हल्का मौत के आदमी को ही फायदा पहुंचा सकता है, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। उसने जानबूझकर जीविश ऑर्गेनाइजेशन की बजाय हल्का मौत के अल्फाज कहे थे, क्योंकि उसे मालूम था कि जीविश ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेंबर्स आपस में बातचीत करते हुए हल्का मौत के ही अल्फाज बोलते हैं। हल्का मौत, ओ तो तुम उसके मेंबर हो, मगर हमें तो ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली। ब्लैक टार्ट हल्का मौत का सुनते ही यकलक ढीला पड़ गया। अहमक आदमी, तुम जानते तो हो यहाँ एक को दूसरे का इल्म नहीं होता। मैं ढम सेंटर का फर्स्ट चीफ हूँ, जैसे यहाँ का चीफ तुम्हारा बॉस किंग मार्टिन है, इमरान ने सर्द लहजे में जवाब दिया। ओ अच्छा, तशरीफ रखिए। इस लिहाज से तो आप हमारे ही आदमी हुए। किंग मार्टिन तो सिर्फ नाम का चीफ है, मैं सेकंड चीफ हूँ, लेकिन सारा कंट्रोल मेरे पास ही है। ब्लैक टार्ट ने इस बार इंतहाई नर्म लहजे में कहा। इस जगह से राज बाहर तो नहीं जाएगा, या बाहर से यहाँ मुदाखलत तो नहीं होगी। मैं एक खुसूसी पैगाम देना चाहता हूँ। सौदा तो एक बहाना था, इमरान ने फौरन ही पैंतरा बदलते हुए कहा। ओ, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी इजाज़त के बगैर ना यहाँ से कोई जा सकता है और ना कोई आ सकता है, ब्लैक टार्ट ने कहा। ये तुम्हारे आदमी क्या? इमरान ने जानबूझकर फिक्रा नामुकम्मल छोड़ते हुए कहा। ये मेरे खास आदमी हैं, आप बेफिक्र होकर बात करें, ब्लैक टार्ट ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। ओके, तो सुनो, किंग मार्टिन के खिलाफ शिकायत हेडक्वार्टर पहुंच चुकी है।
मैं इंक्वायरी के लिए आया हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो उसकी जगह तुम भी फर्स्ट चीफ बन सकते हो। ये सब मेरी रिपोर्ट पर मुनहसिर है। बोलो। इमरान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ओ यू शट अप। मैं किंग मार्टिन के खिलाफ सोचना भी गुनाह समझता हूँ। वो किंग है और किंग रहेगा। ब्लैक टार्ट ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में खड़े होते हुए कहा। तो फिर तुम टार्ट हो और टार्ट ही रहोगे, कभी मखमल न बन सकोगे। बहरहाल तुमने एक मौका गंवा दिया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो। अगर तुम हल्का मौत से मुतालिक ना होते तो तुम दूसरा सांस ना ले सकते। ब्लैक टार्ट ने दांत पीसते हुए कहा। अगर कोई जम है तो निकाल लो। समझ लो कि मैं हल्का मौत की बजाय हल्का जिंदगी से मुतालिक हूँ। इमरान ने सपाट लहजे में जवाब दिया। ओ तो तुम धोखेबाज हो, फ्रॉड कर रहे हो। अब तुम जिंदा नहीं रह सकते। हल्का मौत का कोई आदमी ये अल्फाज नहीं कह सकता। इसे गोली मार दो। ब्लैक टार्ट ने अचानक चीखते हुए अपने साथियों से कहा और दूसरे लम्हे कमरे में गोलियों के धमाके गूंज उठे। लेकिन ये धमाके ब्लैक टार्ट के आदमियों के हथियारों से नहीं बल्कि जोसेफ जवाना और टाइगर के रिवॉल्वरों से पैदा हुए थे। और पलक झपकने में ब्लैक टार्ट के 6 के 6 आदमी खून में नहाए हुए फर्श पर पड़े तड़प रहे थे। ब्लैक टार्ट हैरत से ये सब कुछ देख रहा था। उसके शायद तस्वुर में भी ना था कि उसके अपने अड्डे में दाखिल होकर कोई उसके साथियों को इस तरह भी हलाक कर सकता है। अब बोलो ब्लैक टार्ट, क्या ख्याल है, मखमल बनना पसंद करोगे या टार्ट? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने धोखा किया है, बुज़दिल आदमी। टार्ट ने अपने आप को संभालते हुए बड़े तहकीर आमेज अंदाज में कहा। धोखा? वो कैसे? मेरे कत्ल का हुक्म तो तुमने खुद दिया था। धोखा करने की कोशिश तो तुमने खुद की थी। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम चाहते क्या हो? ब्लैक टार्ट ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, अब तुमने अच्छा सवाल किया। सुनो, सेंटर का रिकॉर्ड कहाँ मौजूद है? मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए। इमरान ने सपाट लहजे में कहा। रिकॉर्ड? कैसा रिकॉर्ड? ब्लैक टार्ट ने चौंकते हुए कहा। सुनो, मुदाखलत की जरूरत नहीं है। मैं इससे सिर्फ रिकॉर्ड की बाबत पूछूंगा और बस। इमरान ने ब्लैक टार्ट को जवाब देने की बजाय अपने साथियों से मुड़कर कहा। और शायद ब्लैक टार्ट उसी ताक में था कि इमरान की तवज्जो उससे हटे तो वो उस पर हमला कर दे। उसने शायद अपने जहन में ये प्रोग्राम बनाया था कि वो इमरान को बेबस करके उसकी गर्दन तोड़ देने की धमकी देकर उसके साथियों से हथियार डलवा लेगा। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसके मुकाबिल में कौन है। जैसे ही ब्लैक टार्ट ने उछलकर बिजली की सी तेजी से इमरान पर हमला किया, इमरान तेजी से न सिर्फ एक तरफ हटा बल्कि उसके दोनों हाथ भी हरकत में आ गए और ब्लैक टार्ट चीखता हुआ सर के बल फर्श पर जा गिरा। वो यूं कलाबाजी खाकर नीचे गिरा था जैसे किसी बच्चे ने गुस्से में गेंद को पटक दिया हो। नीचे गिरते ही ब्लैक टार्ट बिजली की सी तेजी से उठा और इस बार वो सीधा खड़े हुए बगैर ही इमरान पर हमला आवर हो गया। इमरान को शायद उससे इतनी फुर्ती की तवक्को न थी, इसलिए वो बर वक्त अपना बचाव न कर सका और ब्लैक टार्ट की टक्कर भरपूर अंदाज में इमरान के पेट पर पड़ी और इमरान लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और फिर सोफे से टकराकर वो पुश्त के बल सोफे पर ही गिर गया। उसके सोफे पर गिरते ही ब्लैक टार्ट वहशियाना अंदाज में चीखता हुआ उस पर हमला आवर हुआ। लेकिन इमरान सोफे पर गिरते ही सोफे समेत पीछे की तरफ उलट गया और उस पर हमला आवर ब्लैक टार्ट बर वक्त अपने आप को न रोक सका और वो सोफे के साथ टकराकर सर के बल पीछे फर्श पर गिरा। लेकिन नीचे गिरते ही उसने कलाबाजी खाकर उठने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे सोफा उड़ता हुआ उससे टकराया और ब्लैक टार्ट चीख मारकर सोफे के नीचे दब गया। इमरान उस पर सोफा फेंकते ही बिजली की सी तेजी से एक तरफ हटा और उसका यही हटना ही उसके लिए सूदमंद साबित हुआ, क्योंकि ब्लैक टार्ट ने संभलते ही सोफे को वापस उछाल दिया था। उठकर खड़े हो जाओ, मुझे बार बार जमीन चाटने वाले कीड़े अच्छे नहीं लगते, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। और ब्लैक टार्ट गुस्से की शिद्दत से चीखता हुआ उठा और गुस्से की शिद्दत से बगैर सोचे समझे इमरान पर हमला आवर हो गया। लेकिन उसी लम्हे इमरान ने बड़े माहिराना अंदाज में जोडो का वार उसके सीने पर किया। उसका हाथ किसी तलवार की तरह घूमता हुआ उसके सीने पर पड़ा था और ब्लैक टार्ट चीख मारकर यूं फर्श पर गिरा जैसे उसके जिस्म से रूह खींची जा रही हो। नीचे गिरकर वो चंद लम्हे बेहिस वो हरकत से रहा और इमरान यही चाहता था, इसलिए उसने ये वार किया था। उसे मालूम था कि जबरदस्त झटका लगने से ब्लैक टार्ट का सांस बंद हो जाएगा और उसे सांस बहाल करने के लिए चंद लम्हे लाजमन बेहिस वो हरकत रहना पड़ेगा। और यही हुआ। ब्लैक टार्ट का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था। उसका मुंह बार बार खुल रहा था। वो जबरदस्त जद्दोजहद से सीने के अंदर अटका हुआ सांस बाहर निकालना चाह रहा था और इस जद्दोजहद में उसे चंद लम्हे बेहिस वो हरकत रहना पड़ा। इमरान इस दौरान
उसके सर पर खड़ा हुआ उसे गौर से देख रहा था। और फिर जैसे ही ब्लैक टार्ट ने गूंजदार आवाज से सांस लिया, इमरान बिजली की सी तेजी से झुका और उसने फर्श पर पड़े हुए ब्लैक टार्ट को दोनों हाथों से पकड़कर यूं ऊपर उठा लिया जैसे वो कोई खिलौना हो। ब्लैक टार्ट का जिस्म जैसे ही सीधा हुआ, इमरान का एक घुटना तेजी से बढ़ा और पूरी कुव्वत से उसकी नाव के नीचे लगा। उसी लम्हे इमरान ने हाथ छोड़ दिए और ब्लैक टार्ट पुश्त के बल यूं फर्श पर दोबारा गिरा जैसे कटा हुआ दरख्त नीचे गिरता है। मखसूस अंदाज में मारी गई इस जर्ब ने ब्लैक टार्ट को कहीं का न रखा। उसका मुंह खुल गया और जुबान प्यासे कुत्ते की तरह बाहर को निकल आई और वो अजीब से अंदाज में झटके ले लेकर सांस लेने लगा। उसका चेहरा बुरी तरह मसक हो गया था। तुम सारी उम्र इसी हालत में रह सकते हो, अगर रिकॉर्ड को पता दो तो ठीक भी हो सकते हो, इमरान ने सरगोशियाना अंदाज में झुककर कहा। मार्टिन की ख्वाब की अलमारी में, ब्लैक टार्ट ने तकरीबन झटके ले लेकर इतना फिक्रा कहा। कौन सी रिहाइश का पता बताओ, इमरान ने तेज लहजे में कहा। 20 दिल बाहर क। ब्लैक टार्ट ने झटके ले लेकर पता बताना शुरू कर दिया। बस काफी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने उसकी दाएं पिंडली पकड़कर दोनों हाथों से मखसूस अंदाज में झटका दिया। तो ब्लैक टार्ट का जिस्म यकलक सीधा हो गया, उसकी जबान अंदर चली गई, चेहरा तेजी से बहाल होने लगा और सांस भी हमवार हो गई। टाइगर बड़े हैरत भरे अंदाज में ये अजीब सा मंजर देख रहा था। उसकी आदत थी कि वो इमरान को लड़ता हुआ बड़े गौर से देखता रहता था, क्योंकि वो जानता था कि इमरान उस स्टेज पर है कि वो खुद दाव इजाद करता रहता था और ये दाव भी उसने जिंदगी में पहली बार देखा था। अजीब वो गरीब दाव जिसने ब्लैक टार्ट जैसे आदमी को इस तरह बेबस कर दिया था। ठीक है, अब उठकर बैठ जाओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्लैक टार्ट कराहता हुआ अपनी जगह से उठा और सोफे पर बैठने के लिए मुड़ा, लेकिन मुड़ते ही उसके जिस्म ने तेजी से हरकत की और उसने खिलाफ तवक्का तौर पर साइड में खड़े हुए टाइगर के हाथ से रिवॉल्वर झपट लिया। मगर इससे पहले कि वो घूमकर उस रिवॉल्वर को इस्तेमाल करता, एक धमाका हुआ और ब्लैक टार्ट जो इमरान की तरफ घूम रहा था उछलकर फर्श पर गिरा। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गया था। गुड शो जोसेफ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसकी यहाँ आमद का मकसद पूरा हो गया था। टाइगर ने आगे बढ़कर अपना रिवॉल्वर उठाया और फिर वो भी उनके पीछे ही चल पड़ा। मिथाइस की आंख खुली तो एक बूढ़ा शख्स उस पर झुका हुआ था। उसकी सफेद दाढ़ी मिथाइस के सीने तक पहुंच रही थी। बूढ़े की आंखों में परेशानी और उलझने तैर रही थी, लेकिन मिथाइस की आंखें खुलते ही उसकी आंखों में यकलक चमक उभर आई। ओ माय गॉड, तुम्हें आखिर होश आ ही गया, बूढ़े ने इत्मीनान का एक तवील सांस लेते हुए कहा। मिथाइस ने आंखें खुलते ही बड़े खौफजदा अंदाज में इधर उधर देखा। उसके जहन पर अभी तक झाड़ियों में भागने, जीपों के सर पर पहुंचने और नीचे गिरकर बेहोश होने का सारा मंजर नक्श था। घबराओ नहीं मिथाइस, अब तुम महफूज जगह पर हो। रेड मास्टर्स पागल कुत्तों की तरह तमाम शहर में तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। बूढ़े ने करीब पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा और बूढ़े की बात सुनकर मिथाइस के चेहरे पर इत्मीनान के आसार नुमाया हो गए।